तो गाइस ये कहानी है टू ऑथर नाम के एक असासिन का, जिसे इस वर्ल्ड के सबसे पावरफुल आदमी को मारने के लिए बुलाया गया है। अब इस जर्नी में कई सारे पार्टनर्स हमारी मदद करने वाले हैं, लेकिन मेन विलेन का हमें अकेले ही सामना करना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत में हमें एक फैंसी रेस्टोरेंट को दिखाया जाता है, जहाँ पर असल में लड़कियों को बेचा जा रहा होता है और ये मोहतरमा इस बिजनेस का हेड होती है। अब यहाँ पर पहली लड़की को लाया जाता है और उसे 7 मिलियन येन में बेचा जाता है, जिसके बाद दूसरी लड़की को यहाँ पर लाया जाता है और सब लोग इसे खरीदना चाहते हैं। लेकिन ये असल में एक सीक्रेट एजेंट होती है जो इन सभी को पकड़ने के लिए आई है। जिसके बाद वो अपने गन से इन सारे लोगों को फायर करने लगती है, लेकिन तभी उसके सामने एक ऐसा आदमी आ जाता है जो मैजिक को यूज कर सकता है। अब इसी सेम टाइम पर एक दूसरी लड़की भी इन सारे लोगों से फाइट कर रही होती है और तभी यहाँ के मेन आदमी को मारकर उन सारी लड़कियों को यहाँ से जाने के लिए कहती है। जिसके बाद वो अपने पार्टनर को बचाने के लिए पहुँच जाती है। अब वो पहली लड़की मैजिक को यूज करने लगती है और दूसरी लड़की सारे लोगों को गन से मारने लगती है। और तभी दूर में हमारे मेन कैरेक्टर टू ऑथर डे के साथ उसकी बहन को दिखाया जाता है और तभी टू ऑथर डे वहाँ की मेन लड़की के ऊपर फायर कर देता है। अब हमें टू ऑथर डे के पास्ट लाइफ को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने असिस्टेंट के साथ एक सीरियस मिशन में होता है, लेकिन टू ऑथर डे इस मिशन के बीच में से ही जाने लगता है, जिस वजह से ज्यादातर क्रिमिनल्स यहाँ पर बच जाते हैं। और इसे देख उसकी असिस्टेंट बहुत ही गुस्सा हो जाती है, लेकिन टू ऑथर डे कहता है कि उसे जितना काम दिया गया है वो उससे ज्यादा नहीं कर सकता है। लेकिन तभी टू ऑथर डे उनके कार को तेजी से चलाने लगता है, क्योंकि एक ड्रोन ने उन्हें स्पॉट कर लिया है और कई सारे टैंक्स उनका फॉलो करने लगते हैं। लेकिन तभी उन टैंक्स के फायर करने की वजह से उनका कार यहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन ये असल में टू ऑथर डे का एक प्लान होता है और वो बीच में से ही इस कार से निकल गया था और अब वो दोनों एक ऐसी जगह पर पहुँच चुके हैं जिसके आसपास कोई भी आदमी मौजूद नहीं है। अब टू ऑथर डे अपने पार्टनर का ट्रीटमेंट करने लगता है, क्योंकि कार से कूदते वक्त उसके पैर पे चोट लग गया था। अब वो दोनों रात में यहाँ पर सो ही रहे होते हैं, लेकिन तभी उसका असिस्टेंट उसके असासिन होने का रीजन पूछ लेता है। अब टू ऑथर डे असल में एक असासिन फैमिली में ही पैदा हुआ था, जिस वजह से उसके पास दूसरा कोई चारा नहीं था। लेकिन इस मिशन के बाद वो असासिन्स का टीचर बनने वाला है। लेकिन तभी टू ऑथर डे उस लड़की के गन को लेकर उसी की तरफ एम कर देता है और कहता है कि लोगों ने मेरा बहुत इस्तेमाल किया है, लेकिन अब मुझे मेरे टूल का भी इस्तेमाल करना है। लेकिन वो लड़की कहती है, जिस वजह से टू ऑथर डे उसके गन को उसे वापस कर देता है और तभी वो लड़की टू ऑथर डे की तरफ गन से एम कर देता है और कहता है कि तुम्हें लड़कियों की इज्जत करनी चाहिए। लेकिन टू ऑथर डे ने गन्स के एमोस को पहले ही निकाल लिया था और कहता है कि सबकी इज्जत करेंगे तो लूटेंगे किसकी। अब उन दोनों को यहाँ से जाने के लिए अपना पासपोर्ट मिल जाता है और तभी टू ऑथर डे सोचता है कि उसे इस लड़की के साथ एक और राउंड कर लेना चाहिए था। लेकिन इस प्लेन से जाते वक्त उनका प्लेन यहाँ पर हाईजैक हो जाता है और ये काम असल में टू ऑथर डे के टीम ने उसे मारने के लिए किया है। जिसके बाद टू ऑथर डे प्लेन के केबिन को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक और प्लेन आके टू ऑथर डे के प्लेन को ब्लास्ट कर देता है। अब टू ऑथर डे बहुत ही परेशान हो जाता है, क्योंकि वो जाने से पहले 69 पोजीशन को ट्राई करना चाहता था। लेकिन तभी टू ऑथर डे गॉडेस के सामने स्पॉन हो जाता है और वो टू ऑथर डे के असासिनेशन स्किल की वजह से एक दूसरा मौका देना चाहती है। लेकिन इसके बदले में टू ऑथर डे को इसके अगले वर्ल्ड के हीरो को मारना पड़ेगा। आज से करीब 16 साल बाद वो हीरो डीमन लॉर्ड को मारने वाला है, लेकिन उसके बाद उसका दिमाग थोड़ा सा पगला जाएगा, जिस वजह से आज से 16 साल बाद लेकिन 18 साल से पहले टू ऑथर डे को उस हीरो को मारना पड़ेगा और इसके बदले में वो उसे 69 करने का भी मौका देने वाली है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अब इतनी सुंदर लड़की हाथ से चली जाएगी, ये चीज अच्छा थोड़ी ना लगता है, जिस वजह से टू ऑथर डे इस प्लान के लिए राजी हो जाता है। अब अगले वर्ल्ड में वो मैजिक पावर को भी यूज कर सकता है और गॉडेस की तरफ से उसे 5 स्किल चुनने का भी मौका दिया जाता है। लेकिन याद रखना, हमारे मेन हीरो के पास 30 से भी ज्यादा स्किल्स मौजूद है। अब हम एस रैंक के रैपिड रिकवरी को चूज करते हैं, ए रैंक के स्पेल लीवर, जिसकी मदद से हम लोग नए नए स्पेल्स को क्रिएट कर सकते हैं, बी रैंक के लिमिटलेस ग्रोथ, जिसकी मदद से हमारा छोटा भाई आगे बढ़ पाएगा, सी रैंक पे मार्शल आर्ट को चूज करते हैं और डी वाला थोड़ा सा सीक्रेट है। अब इसके अलावा भी इस वर्ल्ड में 6 एट्रीब्यूट्स मौजूद है, जिनमें से 4 को हमें दिया जाता है। जिसके बाद वो गॉडेस कहती है कि तुम्हारी मॉम बहुत ही हॉट होने वाली है, तो अपने मुन्ना भैया को थोड़ा सा संभाल के रखना। जिसके बाद गॉडेस उसे उसके अगले वर्ल्ड में भेज देती है और टू ऑथर डे यहाँ पर पैदा भी हो जाता है। और टू ऑथर डे को देखने के बाद उसके डैड कहते हैं, ये जो प्रोडक्ट है ना, मतलब इससे
वाहियात प्रोडक्ट ना मैं देखना चाहता हूँ। मेरे को भगवान उठा ले, इतना गंदा प्रोडक्ट है ये। अब हमारा टुआथडे 7 साल का हो चुका है और वो छोटे मोटे रैबिट्स को मार सकता है, लेकिन हमने अभी तक मैजिक टेक्निक को नहीं सीखा है क्योंकि इसके लिए एक मेंटोर की जरूरत होती है, लेकिन उसे अफोर्ड करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। जिसके बाद टुआथडे खाने को बनाने लगता है। पहले हम कुछ कैरेट्स को काट लेते हैं और रैबिट मीट को तैयार कर लेते हैं, जिसके बाद सब्जियों के साथ हम इस मीट को उबालने लगते हैं और हम एक बटर के मिक्स को तैयार करके उसे भी इसके साथ मिला लेते हैं और हमारा रैबिट सूप यहाँ पर तैयार हो चुका है। लेकिन हमें इतना मेहनत इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हमारे मॉम को खाना बनाना ही नहीं आता है। खैर मॉम और डैड को ये खाना बहुत ही पसंद आता है और वो लोग गांव के सारे लोगों के साथ भी इस रेसिपी को शेयर करना चाहते हैं। जिसके बाद टुआथडे के डैड उसे एक सीक्रेट रूम में लेकर पहुंच जाते हैं और उसके कपड़ों को उतार कर भाई ये क्या चल रहा है यहाँ पर, लगता है मुझे अपने आंखों को फिर से साफ करना पड़ेगा। जिसके बाद टुआथडे कुछ अजीब से पोजीशंस करने लगता है। उसके डैड उसे पूरी तरीके से चेक करने लगते हैं और तभी हमें पता चलता है कि टुआथडे के डैड ने उसे मार्शल आर्ट और मेडिसिन का भी ट्रेनिंग दे रखा है। जिसके बाद वो हमें द मिस्टिक आई ऑफ टुआथडे को देने का प्लान करते हैं। अब इन आंखों की मदद से कोई भी आदमी दूर के, साइड के और अंधेरे में बहुत ही अच्छे तरीके से देख सकता है। अब अगले दिन टुआथडे की मॉम उसे खाना खिला रही होती है, लेकिन तभी अचानक से जिसके बाद टुआथडे अपने डैड की तरफ भाग जाता है। और मैं सच कह रहा हूँ, अगर यहाँ से भागता नहीं ना तो मैं पर्सनल में जाके इसे झापर मारता। अब टुआथडे की आंखों को यहाँ पर खोल दिया जाता है और भाई लिटरली इन आंखों की मदद से हम लोग दूर के चीजों को भी बहुत ही साफ साफ देख पाते हैं। और तभी डैड कहते हैं कि हमारे कैसल में एक हॉट लड़की आने वाली है और तुम चाहो तो उससे मैजिक सीख सकते हो। और हाँ, इन आंखों की मदद से हम लोग दूसरे लोगों के सोल्स को भी देख सकते हैं। अब टुआथडे की मॉम उसे एक लड़कियों की तरह सजा देती है। अब कोर्स ये चीज उसे पसंद नहीं आता है, लेकिन इसके बावजूद टुआथडे को इस बेवकूफ से सूट को पहनकर अपने हॉट मास्टर से मुलाकात करना पड़ता है। लेकिन तभी वो लड़की अपने पावर से यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देती है और कहती है कि उसका नाम विया विकोने है। अब टुआथडे भी अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता है, लेकिन इस चीज से किसी को क्या ही फर्क पड़ता है। अब विया उसे एक फोर्स स्टोन को दे देती है जिससे मैजिक पावर को टेस्ट किया जाता है। अब ये फोर्स स्टोन थोड़ा सा अजीब बिहेव करने लगता है और नॉर्मल से बहुत तेजी से जलने लगता है, जिस वजह से टुआथडे से दूर में फेंक देता है और यहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। अब टुआथडे के मॉम और डैड भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो लोग टुआथडे के ऊपर बहुत ही प्राउड फील करते हैं और कहते हैं ब्यूटीफुल। अब टुआथडे कहता है कि उसे कुछ और फोर्स स्टोन चाहिए, लेकिन विया उसे सामने से मना कर देती है। इमोशनल डैमेज। अब रात में विया टुआथडे के रूम में सोने के लिए पहुंच जाती है क्योंकि उसे उसके रूम में डर लग रहा है। और ये दोनों अगर से 12 साल के ना होते ना तो मैं इन दोनों के ऊपर केस कर देता। अब अगले दिन टेस्ट के दौरान पता चलता है कि टुआथडे के पास एक नहीं बल्कि विंड, अर्थ, वाटर, फायर ये सभी स्किल्स अनलिमिटेड है, जो कि मुश्किल नहीं इम्पॉसिबल होता है। अब विया उसके मैजिक एबिलिटीज को अनलॉक करने की कोशिश करती है और वो यहाँ पर कामयाब भी हो जाती है। अब तुम्हें मैजिक स्पेल्स को यूज करने के लिए उन्हें पढ़ना आना चाहिए। जिसके बाद विया कॉपर को बनाकर दिखाती है और टुआथडे भी फर्स्ट ट्राई में ही इसे बना लेता है। अब उस दिन रात को विया बहुत ही जेलस होती है क्योंकि टुआथडे हर किसी काम में माहिर बनता जाता है। अब अगले दिन टुआथडे प्रॉपर तरीके से कॉपर को बनाने में कामयाब हो जाता है। अब इस वॉल में स्पेल को यूज करने के लिए तुम्हें पहले उसे इमेजिनेशन में क्रिएट करना पड़ता है, लेकिन टुआथडे यहाँ पर एक ग्लिच को निकाल लेता है। वो पहले विया को उस स्पेल को पेपर में लिखने के लिए कहता है, उसे यूज करके आयरन को भी बना लेता है। अब उन्हें रिसर्च करके पता चलता है कि इस वॉल में 36 मैजिक नंबर्स मौजूद हैं और इन्हीं का यूज करके वो लोग किसी भी मेटल के स्पेल को क्रिएट कर सकते हैं। और तभी एक स्पेल का यूज करके टुआथडे इस वॉल में पहली बार मैजिक की मदद से गोल्ड को बना लेता है। और इसे देखने के बाद विया बहुत ही शॉक होती है, लेकिन जब वो इसे ट्राई करती है तो वो यहाँ पर बेहोश हो जाती है, जिस वजह से टुआथडे स्पेल में कुछ चेंजेस कर देते हैं और इसकी मदद से विया भी गोल्ड को क्रिएट कर पाती है। अब इन दोनों का टाइम इसी तरीके से यहाँ पर स्पेंड हो रहा होता है, लेकिन एक दिन टुआथडे मैजिक की मदद से गन को भी क्रिएट करना सीख जाता है और ये गन एक्चुअली में काम भी करता है और इस मैजिक टेक्निक को विया भी मास्टर कर लेती है। और तभी टुआथडे एक जायंट टैंक को बनाकर उससे फायर कर देता है और ये फायर किसी न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह फील होता है। अब अगले दिन वो दोनों बहुत ही सैड होते हैं क्योंकि टुआथडे का ट्रेनिंग खत्म हो चुका है और अब विया को अपने घर वापस जाना पड़ेगा। लेकिन जाने से पहले विया उसे एक फोर्स स्टोन दे देती है और इसके बदले में जब भी विया को मदद की जरूरत होगा तो टुआथडे
2-3 को जाकर उसकी हेल्प करनी पड़ेगी। और तभी 2-3 उसे एक नाइफ दे देता है जिसे उसने अपने खुद के मैजिक पावर से बनाया है। अब अगले दिन विया यहाँ से चली जाती है और वो दोनों ही बहुत ही सैड हो जाते हैं। अब डैड हमें एक और जगह पर ले जाने लगते हैं जहाँ पर हमारा एक और टेस्ट होने वाला है। डैड हमें जेल में लेकर पहुँच जाते हैं जहाँ पर हमें एक रियल आदमी को मारना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने फीलिंग्स को कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं। और हमारा पहला टेस्ट एक लड़की के ऊपर होने वाला है। इस लड़की ने एक घर में चोरी करने के बाद उस पूरे घर को आग लगा दिया था, जिस वजह से उस घर के सारे मेंबर्स मारे गए हैं। और तभी वो लड़की यहाँ पर रोने लगती है और कहती है कि वो बहुत ही गरीब है और इसके अलावा उसके पास दूसरा कोई चारा नहीं था। लेकिन तभी हम उस लड़की के हाथ को काट देते हैं। लेकिन तभी वो लड़की अपना कंट्रोल खो बैठती है और कहती है कि वो जल्दी हमें खत्म करने वाली है। लेकिन तभी हम एक नाइफ को फेंक कर उसी के खेल को खत्म कर देते हैं। अब अगले दिन हम फैमिली मेंबर्स के साथ बाजार में घूमने के लिए जाते हैं, क्योंकि इस साल खेती बहुत ही अच्छी हुई है। लेकिन तभी मम 2-3 के लिए कुछ कुकीज को खरीदना चाहती थी, लेकिन 2-3 इसके लिए मना कर देता है। लेकिन तभी मॉम यहाँ पर रोने लगती है और कहती है कि एक बच्चे होने के बावजूद तुम बच्चे की तरह बिहेव नहीं करते, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो यहाँ से चली जाएंगी, जिस वजह से 2-3 इसके लिए राजी हो जाता है। और तभी 2-3 की मॉम उससे हक कर लेती है और कहती है कि उन लोगों ने एक कुकी उन्हें फ्री में दे दिया है। अब इस साल जानवरों की क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा होने की वजह से मीट की भी कोई कमी नहीं होती है। और 2-3 ने जिस सूप की रेसिपी को बनाया था, यहाँ के सारे लोगों को वो बहुत ही पसंद आता है। अब 2-3 बहुत स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन अकेले के पावर से वो हीरो को नहीं हरा सकता, इसलिए वो बाजार में एक ऐसे आदमी को ढूंढने के लिए आया है जिसके पास माना मौजूद है। उसे एक औरत मिल तो जाता है, लेकिन ये बहुत ही बूढ़ी हो चुकी है। जिसके बाद वो टावर के ऊपर से माना वाले आदमी को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन इनमें से किसी के पास भी माना नहीं होता है। जिसके बाद अगले दिन हम फिर से शिकार के लिए निकल पड़ते हैं। अब इसी जंगल में हमें एक लड़की के सीन को दिखाया जाता है। ये लड़की बहुत ही कमजोर हो चुकी है और चलने के भी काबिल नहीं है। असल में इसके घर में खाने की कमी की वजह से उसे यहाँ से निकाल दिया गया है और अब उसके पास कोई जगह नहीं है रहने के लिए। लेकिन तभी यहाँ पर कई सारे वुल्फ आने लगते हैं और एक वुल्फ तो उस लड़की के ऊपर अटैक भी कर देता है। दूसरी तरफ 2-3 भी इसी जंगल में घूम रहा होता है और फील कर पाता है कि यहाँ पर कई सारे वुल्फ मौजूद है और वो उसी डायरेक्शन में जाने लगता है। और तभी उस लड़की को देखने के बाद उसे बचाने के लिए पहुँच जाता है और अपने पावर्स को एक्टिवेट कर देता है। लेकिन तभी 2 वुल्फ हमारे हैंड्स को पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी हम उन्हें तेजी से मार देते हैं। और हमने जितने भी नए टेक्निक सीख रखे हैं उन सारे टेक्निक्स को इन वुल्फ्स के ऊपर यूज करने लगते हैं और इन सारे वुल्फ्स का खेल यहीं पर खत्म हो जाता है। अब इस लड़की का नाम है टाट और 2-3 उससे यहाँ पर होने का रीजन पूछ लेता है। टाट कहते हैं कि ठंडी की वजह से उसकी फैमिली शिकार नहीं कर पा रही है और खाने की कमी की वजह से उसे उसके घर से निकाल दिया गया है, जिस वजह से वो पास ही के रीजन में जा रही है क्योंकि वहाँ पर खाने की कोई कमी नहीं है। जिस वजह से 2-3 उस वुल्फ के मीट को यूज करके सूप को बना लेता है और एक कप सूप उस लड़की को खाने के लिए देता है। और इस लड़की को ये सूप इतना पसंद आता है कि वो एक और कप मांगने लगती है, लेकिन 2-3 उसे कम खाने के लिए कहता है वरना वो अपना सारा खाना निकाल देगा और बता देता है कि वो असल में 2-3 रीजन का प्रिंस है। और तभी टाट शॉक हो जाती है और कहती है कि पिछली रात को उसके ड्रीम में गॉडेस आई थी और उसने कहा था कि एक पावरफुल पर्सन उसकी मदद करने वाला है। अब गॉडेस का नाम सुनने के बाद 2-3 को ऐसा लगता है कि गॉडेस ने ही उसे यहाँ पर भेजा है, जिस वजह से 2-3 बता देता है कि वो असल में एक असासिन है। उसने इससे पहले कई सारे लोगों को मार रखा है और इसी काम में उसे टाट की मदद की जरूरत है। टाट पहले थोड़ी सी परेशान तो होती है, लेकिन और कोई रास्ता ना होने की वजह से वो यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेती है और हमें पता चलता है कि इस लड़की के पास माना भी मौजूद है, जिसलिए हमें दूसरे पर्सन को ढूंढना नहीं पड़ेगा। अब हमें 2 साल बाद के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर 2-3 सो रहा होता है और टाट उसे उठाने के लिए आती है और तभी 2-3 कहता है कि वो सपने में टाट को ही देख रहा था क्योंकि वो इतनी हॉट हो चुकी है, जिसे सुनकर टाट बहुत ही शर्मा जाती है। अब हम यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने लगते हैं जिसे टाट ने ही बनाया है, लेकिन 2-3 को ये खाना बहुत ही बेकार लगता है और कहता है कि इससे अच्छा खाना तो वो आंख बंद करके बना लेता है। लेकिन मॉम डैड को ये खाना बहुत ही पसंद आता है। अब खाने के बाद वो दोनों ट्रेनिंग रूम में पहुँच जाते हैं और उसके डैड की तरह 2-3 भी टाट के कपड़ों को उतार कर उसे अजीब तरीके से चेक करने लगता है। अब इतने सालों में हमने जितने भी असासिनेशन टेक्निक को सीखा है उन सभी को हम टाट को सिखा देते हैं, लेकिन फाइनल ट्रेनिंग नाइफ का होता है जिसमें हर किसी को मास्टर बनना पड़ता है। लेकिन टाट नाइफ को बिल्कुल भी अच्छे तरीके से चला नहीं पाती है, लेकिन वो लंबे स्टिक को आसानी से हैंडल कर लेती है और घर के हर एक काम को करने में भी मदद करती है, मतलब एकदम वाइफ मटेरियल, जिस वजह से हम उसके लिए एक ब्रांड न्यू वेपन को बना कर देते हैं। और हम देखते हैं कि इस वेपन को देने की वजह से टाट बहुत ही अच्छे तरीके से मूवमेंट कर पाती है। लेकिन अगले दिन सोने के दौरान 2-3 देखता है कि टाट भी उसके साथ सोई हुई है और कहती है कि अकेले में सोने में उसे डर लगता है, जिस
वजह से वो यहाँ पर आई है। वैसे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सेम डायलॉग मैंने किसी और जगह पर भी सुना है। अब हमें फिर से गॉडेस के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर उसके सामने वर्ल्ड का सबसे पावरफुल सोल्जर स्पॉन हो जाता है और उसे भी 2 ऑफ द डे की तरह सेम ऑफर दिया जाता है और उसे भी इस वर्ल्ड में रीइंकार्नेट कर दिया जाता है। लेकिन इस वर्ल्ड में जाने के बाद वो बहुत ही लेजी और लूजर प्रूफ होता है। अब अगले दिन 2 ऑफ द डे टार्ट को लेकर बाजार में घूमने के लिए जाता है क्योंकि इस साल खेती बहुत ही अच्छी हुई है और तभी 2 ऑफ द डे को देखने के साथ ही एक आदमी मदद के लिए पहुंच जाता है। दूसरी तरफ एक औरत पिछले मदद के लिए कुछ फ्रूट्स को हमें दे देते हैं और एक और आदमी फर्टिलाइजर को देने के बदले में कुछ प्याज दे देता है। अब इसी तरीके से जाने से पहले हमारे पास कई सारी चीजें जमा हो जाती है और वो दोनों जाते वक्त टमाटर को खाने लगते हैं और तभी टार्ट कहती है कि आप कितने अच्छे हो, अगर आप ना होते तो मेरा लाइफ शायद नरक बन जाता। लेकिन 2 ऑफ द डे कहता है कि तुम्हारी पावर की वजह से किसी भी कीमत पर मैं तुम्हें ढूंढ ही लेता। और तभी हमें पता चलता है कि जाने से पहले विया ने जिस फॉर स्टोन को दिया था उसी का यूज करके 2 ऑफ द डे ने यहाँ पर कई सारे फॉर स्टोन के कॉपी बना लिया है। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है, जिसे वो उस हीरो के खिलाफ फाइट में यूज कर सकता है। लेकिन तभी टार्ट आके कहती है कि डैड ने हमें बुलाया है और वहाँ पर जाने के बाद डैड हमसे टार्ट के बारे में पूछने लगते हैं। फिलहाल हमने टार्ट को सारे टेक्निक सिखा दिया है और वो किसी भी आदमी से लाख गुना ज्यादा पावरफुल बन चुका है और वैसे भी पूरे डिस्ट्रिक्ट में टार्ट के अलावा किसी के पास भी माना मौजूद नहीं है। और असल में इतने टाइम से 2 ऑफ द डे टार्ट के हर मूवमेंट को फॉलो कर रहा था और अब उसे पता चल चुका है कि टार्ट उनका कोई दुश्मन नहीं है। लेकिन तभी डैड कहते हैं कि वो हमारा फाइनल टेस्ट लेने वाले हैं जिसके बाद हम खुद से मिशन को ले सकते हैं। और असल में इस बार हमें डैड के साथ फाइट करना पड़ेगा। जीतते हैं या हारते हैं वो मैटर नहीं करता है, लेकिन वो बस हमारे स्किल को देखना चाहते हैं। अब 2 ऑफ द डे यहाँ पर अटैक की तैयारी कर रहा होता है लेकिन तभी उसके ऊपर एरो से फायर हो जाता है और तभी वो एक और ट्रैप में फंस जाता है जिसका फायदा उठाकर उसके डैड उसके पैर को तोड़ देते हैं और डैड के अटैक्स भी बहुत ही फास्ट होते हैं। अब 2 ऑफ द डे अपने आप को हील करने लगता है और सोचता है कि उसके आज तक का सबसे पावरफुल विलेन है और तभी उसके डैड फिर से उसके ऊपर अटैक करने लगता है और 2 ऑफ द डे किसी तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करता है जिसके बाद उसके डैड फिर से यहाँ से गायब हो जाते हैं। अब हमारे फास्ट मूवमेंट की वजह से हम लोग ठीक तरीके से रिएक्शन नहीं दे पा रहे हैं जिस वजह से एक जगह पर शांत होकर हम डैड के मूवमेंट को फॉलो करने लगते हैं। तभी राइट साइड से एक नाइफ आता है जिसे हम तोड़ देते हैं, एक और लेफ्ट साइड से आता है जिसे हम डॉज कर लेते हैं और ऊपर से डैड भी आने लगते हैं लेकिन हम उन्हीं के खेल में उन्हें फंसा देते हैं। अब हम इस ट्रेनिंग को पास कर जाते हैं और डैड को तो यकीन ही नहीं होता कि वो एक 12 साल के बच्चे से हार चुका है और तभी डैड कहते हैं कि हमने फाइट के दौरान मैजिक को यूज क्यों नहीं किया था। 2 ऑफ द डे कहता है कि असल में एक स्किल का कॉन्टेस्ट था, लक की पावर का, जिस वजह से यहाँ पर मैजिक पावर को यूज करना एक चीटिंग हो जाता। अब 2 ऑफ द डे के डैड बहुत ही प्राउड होते हैं क्योंकि वो इसी माइंडसेट का टेस्ट ले रहे थे और कहते हैं कि उन्होंने सारी चीजों को सिखा दिया है जो वो सिखा सकते थे और इसके बाद से हमें अपना खुद का ट्रेनिंग खुद से ही करना पड़ेगा। अब हमें एक कैसल के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर एक राजा सो रहा होता है लेकिन तभी एक वायर की मदद से उसके मुंह पे जहर को डाल दिया जाता है और उस राजा का खेल यही पर खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ एक और किंग को दिखाया जाता है जिन्होंने 2 लड़कियों को पकड़ कर रखा है लेकिन तभी डैड जाके उन्हें खत्म कर देते हैं और इसी तरीके से हम कई सारे लोगों का असासिनेशन करने लगते हैं। अब इसके बाद डैड को एक आदमी के ट्रीटमेंट के लिए बुलाया जाता है और इस छोटे से काम के बदले हमें कई ज्यादा पैसे दिए जाते हैं जिस वजह से जाते वक्त 2 ऑफ द डे को ये चीज बहुत ही अजीब लगता है और असल में उस आदमी को ट्रीटमेंट का जरूरत ही नहीं था, वो बस हमसे कनेक्शन बनाना चाहता था ताकि हम उन पर अटैक ना कर सके। अब डैड कहते हैं कि असासिनेशन के जर्नी को स्टार्ट करने के लिए तुम्हें एक फेक आइडेंटिटी को लेना पड़ेगा और जब 2 ऑफ द डे पैदा हुआ था उसी टाइम पे उन्होंने एक मर्चेंट के फैमिली में भी हमारे नाम को रजिस्टर कर दिया था और मर्चेंट का मतलब वो आदमी जो सस्ते में चीजों को खरीद कर दूसरी जगह पर महंगे में बेचता है और 2 ऑफ द डे को उस फैमिली में जाकर 2 सालों तक इलीग बाउलर के आइडेंटिटी के साथ ट्रेनिंग करना पड़ेगा और अमीर लोगों के साथ मर्चेंट के अच्छे कनेक्शन भी होते हैं तो 2 ऑफ द डे को अमीर लोगों के साथ कनेक्शन भी बनाना पड़ेगा। अब कियान यानी कि डैड के बाद हमें इस घर का हेड बना दिया जाएगा जिस वजह से यहाँ पर एक पार्टी को ऑर्गेनाइज किया जाता है लेकिन अंकल का बेटा रोना इस चीज पर एग्री नहीं करता है। सब लोग उसे रोकने के लिए तो जाता है लेकिन 2 ऑफ द डे कहता है बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे, बोल। रोना कहता है कि वो 2 ऑफ द डे से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसे ही इस घर का हेड होना चाहिए था और वो 2 ऑफ द डे को बैटल के लिए भी चैलेंज कर देता है। अब हम इस बैटल के लिए राजी हो जाते हैं और मैच के स्टार्ट होने के साथ ही हम उसे पीछे से पकड़ लेते हैं एक धारदार नाइफ के साथ जिस वजह से 1 सेकंड में ही वो हार जाता है। लेकिन तभी रोना हम पे अटैक करने के लिए आता है लेकिन हम उसे ही पटक देते हैं। अब हम इस बैटल को जीत जाते हैं जिसे देख सब लोग तालियां मारने लगते हैं और तभी डैड कहते हैं कि पैदा होने के साथ ही उन्होंने
हमारा ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिया था और हमसे अच्छा इस घर को और कोई संभाल नहीं सकता। अब बाहर आने के बाद टू अथॉरिटी देखता है कि रोना बहुत ही परेशान होता है क्योंकि इससे पहले वो किसी भी बैटल में नहीं हारा है, लेकिन टू अथॉरिटी उसे एक कटाना गिफ्ट दे देता है क्योंकि उस जैसे पावरफुल लड़के को हमें जरूरत है और हम उसे अपना पार्टनर बनाने का ऑफर देते हैं और रोना इसे खुशी खुशी एक्सेप्ट भी कर लेता है। अब अगले दिन टू अथॉरिटी अपने जर्नी को स्टार्ट करने वाला है और टार्ट भी उसके साथ ही में होता है। अब हमारा नाम अब टू अथॉरिटी नहीं रहा है, हमारा नाम बन चुका है ए लेग बाउलर, लेकिन फिर भी हम इसे टू अथॉरिटी कहकर ही पुकारेंगे क्योंकि इतना कंफ्यूजन कौन लेता है। अब इसके बाद टू अथॉरिटी अपने हेयर को ब्लैक कर लेता है और एक चश्मा भी पहन लेता है ताकि कोई उसे पहचान ना सके और टार्ट भी अपने नए ड्रेस को पहन लेती है। अब हमें मिल्ट्यू शहर में माहा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है और एक और आदमी जो इस शहर में नया होता है और उसे यहाँ पर किसी चीज के बारे में पता नहीं है और तभी माहा उस आदमी के साथ अपने दोस्त को भेज देता है और गिफ्ट के तौर पर एक डॉल भी दे देती है और हमें पता चलता है कि एक लड़कियों का ग्रुप मिलकर यहाँ पर टूर गाइड का काम करते हैं। वैसे मैं भी लाइफ के रास्ते में भटक चुका हूँ तो शायद माहा मेरी मदद कर सकती है। अच्छा। लेकिन तभी अचानक बारिश की वजह से माहा और उसके सारे दोस्त यहाँ पर वापस आ जाते हैं और उनके पास सिर्फ एक ही सूट होता है जिस वजह से एक टाइम पर सिर्फ एक ही लड़की काम कर सकती है। लेकिन अब उनके पास कई सारे पैसे जमा हो चुके हैं और वो लोग एक और सूट को ले सकते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर कुछ अजीब से लोग पहुँच जाते हैं जिन्हें देखकर वो सब लोग भागने लगते हैं और तभी माहा उनके ऊपर अटैक भी कर देता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन जल्दी वो यहाँ पर पकड़ी जाती है। पार्टनर्स को भी पकड़ लिया जाता है। अब उन सभी को घोड़ा गाड़ी की मदद से शहर से दूर एक किले में ले जाया जाता है और आने के साथ ही एक लड़की को लॉर्ड के द्वारा नीचे गिरा दिया जाता है और कहते हैं कि किसी ने अगर यहाँ से जाने का कोशिश किया तो उसे मेरे रूम में कैद कर दिया जाएगा। और रूम में आने के बाद देखते हैं कि उनके बाकी पार्टनर्स भी यहाँ पर मौजूद होते हैं और उन्हें कुछ सब्जियाँ फेंक के दिया जाता है जिन्हें उन्हें एक हफ्ते तक चलाना है। अब वो सब लोग बहुत ही सैड हो जाते हैं क्योंकि ये खाना बहुत ही बेकार होता है और इस खाने को उन्हें एक हफ्ते तक खाना पड़ेगा, लेकिन उन्हें तो पता भी नहीं है फ्यूचर में उनके साथ क्या क्या होने वाला है। अब अगले दिन उन सभी को कपड़े धोने का काम दिया जाता है और उन्हीं से कपड़े बनाए जाते हैं, लेकिन काम में किसी गलती के साथ उन्हें जानवरों की तरह मारे जाते हैं। अब यहाँ पर कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए इसे विलेन 1 कहेंगे और इसे विलेन 2। और तभी यहाँ पर मर्चेंट टाडो पहुँच जाते हैं और विलेन 1 को कुछ पैसे देने के बाद सारी लड़कियों को एक एक कर देखने लगते हैं और उनके जाने के बाद एक लड़की को रूम में कैद कर दिया जाता है। अब अगले दिन वो सब लोग मिलकर खाना बना रहे होते हैं, लेकिन तभी विलेन 2 आकर माहा और ईफा को अपने साथ जाने के लिए कहता है और तभी विलेन 2 उन दोनों के कपड़ों को उतारने के लिए कहकर उनके ऊपर पानी डाल देता है और रात में माहा ईफा को अच्छे तरीके से सजा देती है। अब रात में विलेन 1 ईफा को लेकर कहीं पर तो चला जाता है और सबके सोने के बाद उसे यहाँ पर वापस लाता है। अब माहा ईफा से बात करने के लिए तो जाता है, लेकिन ईफा स्टोर रूम में जाकर छुप जाता है और देख के ऐसा लगता है कि वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी है। अब माहा का लाइफ यहाँ पर ऐसे ही कटने लगता है और वो लोग इस चीज पर कुछ भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक दिन विलेन 1 कहता है कि वो खुद ईफा को ट्राई करना चाहता है। अब माहा को इन सारी चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बाकी लड़कियां कहते हैं कि वो लोग माहा के बदले में काम करना चाहते हैं, जिस वजह से उन्हें भी नहला दिया जाता है। लेकिन इस काम के प्रेशर को वो लोग सहन नहीं कर पाते हैं और उनमें से एक लड़की तो नाइफ को लेकर मुंह पर निशान बनाने लगती है क्योंकि इन निशान के साथ कोई भी उसके साथ रहना नहीं चाहेगा। अब इसी तरीके से 2 साल यहाँ पर बीत जाता है और विलेन 1 और 2 बात कर रहे होते हैं कि माहा की भी उम्र हो चुकी है और वो एक भी है, जिस वजह से इस काम के बदले में उन्हें बहुत पैसा भी मिल जाएगा। लेकिन रूम के पास ही में माहा मौजूद होती है और वो सारे बातों को सुन लेती है और तभी वो अपने सारे दोस्तों के पास के बारे में याद करने लगती है और भागकर स्टोर रूम में जाके अपने जान को खत्म करने की कोशिश करती है। लेकिन तभी यहाँ पर टू अथॉरिटी पहुँच जाता है और कहता है कि अगर तुम थोड़ी सी स्माइल करोगी तो बहुत ही अच्छी लगोगी। और हमें पता चलता है कि टू अथॉरिटी एक लड़की को खरीदने के लिए आया है और यहाँ पर लड़कियों को खरीदना कोई गलत बात नहीं है क्योंकि ये असल में एक ऑर्फन है। हालांकि यहाँ पर ऑर्फन वाले कुछ काम होते नहीं है, लेकिन किसी को क्या ही फर्क पड़ता है, ज्यादा दिमाग नहीं है हमारे पास, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। अब टू अथॉरिटी यहाँ पर माहा को चूज कर लेता है और अपने सारे पेमेंट्स को भी क्लियर कर देता है। लेकिन तभी विलेन 1 कहता है कि पेपर के कुछ काम की वजह से 3 दिन बाद ही वो माहा को भेज पाएंगे, जिस वजह से टू अथॉरिटी यहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर माहा को नहला दिया जाता है क्योंकि वो अपने पहले कस्टमर के पास जाने वाली है और जिस लड़की ने अपने मुँह पे निशान को बना
लिया था वो रोने लगती है और कहती है कि अगर उसके शक्ल पे ये निशान ना होता तो शायद आज उसे यहाँ पर चूज कर लिया जाता, और वो दोनों यहाँ पर रोने लगती है। अब महा को अपने पहले कस्टमर के पास ले जाया जा रहा होता है और विलेन 1 यहाँ पर बदतमीजी करने लगता है और कहता है कि 3 दिन के अंदर वो अपने सारे काम को फिनिश करने वाला है। जिसे सुनने के बाद ही महा इस कार से जंप लगा लेती है और जंगल के बीच में से माना को यूज करके भागने लगती है। लेकिन तभी उसके सामने विलेन नंबर 2 पहुंच जाता है और वो भी असल में माना को यूज कर सकता है और वो महा को भी पकड़ लेता है। लेकिन तभी यहाँ पर टुआथडे आकर विलेन नंबर 2 को पटक देता है और कहता है कि महा को देखने के साथ ही वो समझ गया था कि महा यहाँ पर बहुत बड़े मुसीबत में है और वो किसी भी हालत में यहाँ से निकलना चाहती है। और तभी यहाँ पर विलेन नंबर 1 भी पहुँच जाता है और वो दोनों मिलकर टुआथडे को मारने का प्लान करते हैं। लेकिन हम विलेन नंबर 1 को ट्रैप कर देते हैं और विलेन नंबर 2 को फिर से तेजी से पटक देते हैं। और तभी हम टाडो के कैसल में सोल्जर्स को भी भेज देते हैं और उससे वो लोग रंगे हाथों में पकड़ लेते हैं। और तभी हम देखते हैं कि जिस लड़की ने अपने शकल को बिगाड़ लिया था टुआथडे ने उसके शकल को फिर से सही कर दिया है और अभी इस ऑर्फन को भी पूरी तरीके से बंद कर दिया जाता है। और हम महा को अपने साथ ज्वाइन करने के लिए कहते हैं और वो भी इस चीज के लिए राजी हो जाती है। अब बैरिड यानी कि टुआथडे का नकली भाई यहाँ पर बीमार होता है, जिस वजह से टुआथडे उसका चेकअप कर लेता है। लेकिन हम किसी को भी इसके बारे में बताने से मना कर देते हैं। और तभी बेलमैन यानी कि टुआथडे का नकली बाप हमें कुछ पेपर्स को दिखा देते हैं, जिनका मतलब है कि इस आदमी ने महा को अडॉप्ट कर लिया है और अब महा बॉलर फैमिली का हिस्सा और हमारी बहन बन चुकी है। अब यहाँ पर 6 महीने बीत जाते हैं और टुआथडे के डैड कहते हैं कि उन्होंने एक वाइन के शॉप को खोला था, लेकिन वो पूरी तरीके से फेल हो चुका है, जिस वजह से वो उस वाइन शॉप को हमारे नाम करने वाले हैं और हम वहाँ पर जो चाहे वो बेच सकते हैं क्योंकि वो हम पर पूरा ट्रस्ट करते हैं। अब टुआथडे अपने घर पहुँच जाता है और वहाँ पर महा और टाट ने मिलकर टुआथडे के लिए स्पेशल डिश को बनाया है। ये खाना हमें बहुत पसंद आता है और हम उस शॉप के बारे में इन दोनों को बता देते हैं। अब हमें कुछ ऐसा बेचना पड़ेगा जिससे हमारा ज्यादा प्रॉफिट हो सके और ये बड़े राजाओं को भी पसंद आना चाहिए, जिससे हमें उनके साथ कांटेक्ट करने का मौका मिलेगा, जिस वजह से हम ब्यूटी प्रोडक्ट को बेचने का प्लान करते हैं। और इस टाइम पर हम 13 साल के हो चुके हैं, जिसका मतलब है कि उस हीरो को मारने के लिए हमारे पास 5 साल का टाइम बचा हुआ है। और तभी हमारे रूम में टाट और महा पहुँच जाते हैं हमारे साथ सोने के लिए और कहते हैं कि इस बार उन दोनों को अकेले सोने में डर लग रहा है, जिसलिए वो यहाँ पर आए हैं। लेकिन टुआथडे कहता है झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती? जिस दिन से मिली है उस दिन तक झूठ पे झूठ बोलती जा रही है। शक्ल देखो कितनी भोली है, लेकिन अंदर से लोमड़ी है। अरे गलती तो मेरी है। अब इसके बाद टुआथडे अपने नकली मॉम और डैड के सामने अपना बिजनेस प्लान बताता है, लेकिन उन दोनों का टुआथडे के ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं होता है। लेकिन इस वर्ल्ड में मेकअप बहुत ही पॉपुलर होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर मेकअप नहीं बल्कि मॉइस्चराइजर को बेचने का प्लान करते हैं, जिससे मेकअप के पहले यूज किया जाता है। अब टुआथडे के मॉम इसे अपने फेस पर और अपने हाथों पे ट्राई करते हैं। अब उन्हें ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा लगता है और इसके ऊपर मेकअप को यूज करने की वजह से वो और भी इनहेंस लगता है और कहती है कि वो इस प्रोडक्ट को लेने के लिए कितने भी पैसे देने के लिए राजी है। और तभी बेरिड इस प्रोडक्ट को अपने सहेलियों के बीच में फेमस करने के लिए कहता है, लेकिन टुआथडे कहता है कि इस मॉइस्चराइजर को बनाने के लिए उसे टुआथडे मेडिसिन का जरूरत होता है, जो सिर्फ उसके रीजन में ही पाया जाता है और ये मेडिसिन इतना रेयर होने की वजह से दूसरा कोई इसके सीक्रेट को नहीं खोल पाएगा। लेकिन यहाँ से जाते वक्त टुआथडे टाट से कहता है कि इस मॉइस्चराइजर को बनाने के लिए किसी भी मेडिसिन का जरूरत नहीं होता है, बल्कि तो इसमें सोयाबीन को यूज किया जाता है। लेकिन सीक्रेट रेसिपी होने की वजह से किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चल पाएगा। अब हमें 6 महीने बाद के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमने ऑर्ना नाम के एक कंपनी को बिल्ड कर लिया है और ये अमीर लोगों के बीच में बहुत फेमस भी हो चुका है। और इस कंपनी को इस टाइम पर महा के सारे फ्रेंड्स मिलकर रन करते हैं। और तभी टुआथडे को पता चलता है कि हर दिन उनके फैक्ट्री में इस सीक्रेट को चुराने के लिए कोई ना कोई आता रहता है। अब रात में सोते वक्त टुआथडे फील कर पाता है कि उनके छत पे कोई तो मौजूद है, लेकिन तभी टाट वहाँ पर अपने स्पीयर को घुसा देती है और तभी महा निकल कर कहती है कि उसने पूरी जगह को क्लियर कर दिया है। और तभी हम देखते हैं कि टाट और महा ने मिलकर उस आदमी को बुरी तरीके से पकड़ के रखा है और उस आदमी से उसके मालिक के बारे में डिटेल्स निकालने लगती है। दूसरी तरफ टुआथडे कॉफी को बनाकर उन दोनों के लिए ले जाता है और उस आदमी को मारने का ऑर्डर दे देता है। अब हमें फिर से
गॉडेस के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर उसके सामने वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट सामुराई स्पॉन हो चुका है और टुआतरे की तरह इसे भी उस हीरो को मारने का ऑर्डर दिया जाता है और ये आदमी इसे एक्सेप्ट भी कर लेता है। अब अगले वर्ल्ड में ये सामुराई बनने का ट्राई तो करता है लेकिन एक लूजर बन चुका है। अब अगले दिन टुआतरे के इस घर से जाने के बाद वो दोनों मिलकर कुछ इंटरेस्टिंग करने का प्लान करते हैं और वो दोनों कुछ यूनिक खाने को बनाकर आपस में बात करते हुए ऐसे ही अपने टाइम को स्पेंड कर देते हैं। और तभी हमें पता चलता है कि टुआतरे असल में फिया से मिलने के लिए आया है और उसके लिए कुछ चॉकलेट्स भी लेकर आया है। अब ये चॉकलेट्स फिया को बहुत पसंद आते हैं और टुआतरे इन चॉकलेट्स को अपने शॉप में बेचने का प्लान कर रहा है। और तभी हमें पता चलता है कि फिया ने यहाँ पर एंटी ग्रेविटी स्पेल को क्रिएट कर लिया है और टुआतरे भी अब इसे यूज कर सकता है। अब इसके बाद वो दोनों ऐसे ही कई सारे अलग अलग स्पेल्स को ट्राई करने लगते हैं और उनका टाइम यहाँ पर स्पेंड हो जाता है और टुआतरे का जाने का टाइम आ जाता है। लेकिन जाने से पहले वो अगले मंथ फिर से आने का प्लान करता है। अब घर में वापस आने के बाद टाट और माहा उसके साथ ही में सो जाती है। लेकिन अगले दिन उनके उठने के बाद टाट और माहा को एक अजीब सा स्मेल आने लगता है और उन्हें पता चलता है कि ये काम असल में टुआतरे का है। और तभी टुआतरे शर्माने लगता है और कहता है कि उसके उम्र के हिसाब से ये सारी चीजें नॉर्मल है। लेकिन वो दोनों कहते हैं कि इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, बल्कि पार्टनर्स होने के नाते वो लोग तो टुआतरे का इस काम में मदद करना चाहते हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अब हम देखते हैं कि माहा के दो फ्रेंड रास्ते से ट्रेवल कर रहे होते हैं और उनके हाथों में किसी के लिए गिफ्ट होता है। लेकिन तभी दो आदमी आकर उन दोनों को पकड़ लेते हैं और उनसे उनका पैसा मांगने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर माहा पहुँच जाती है और उन दोनों को मारने लगती है। और तभी हमें पता चलता है कि ये दोनों गुंडे इस शहर में नए होते हैं। और तभी माहा उन दोनों को और भी बुरी तरीके से मारने लगती है और कहती है कि अगर तुमने इन लड़कियों के ऊपर आँख उठाकर भी देखा तो तुम दोनों को नरक में भेज दिया जाएगा। अब हमारा बिजनेस बहुत ही अच्छे तरीके से चलने लगा है और माहा के थ्रू हम किसी भी डिटेल को आसानी से पता लगा सकते हैं। और तभी टाट हमारे पास आकर कुछ बटन्स को दिखा देती है जिन्हें उनने बैटलफील्ड में लोगों को मारकर उनके कपड़ों से कलेक्ट किया है। और इस टाइम पर टाट सुपर फास्ट असासिन बन चुकी है। दूसरी तरफ हमारे मॉइस्चराइजर और चॉकलेट की बिजनेस की वजह से अमीर लोगों के साथ हमारे बहुत अच्छे कनेक्शन बनने लगे हैं। लेकिन फाइनली हमारे 2 साल का टाइम यहाँ पर खत्म हो चुका है, जिसका मतलब है कि अब हमें हमारा घर फिर से वापस जाना पड़ेगा। लेकिन तभी माहा कहती है कि वो हमारे बिजनेस को पास ही के शहर में भी फैलाना चाहती है, जिसके लिए उसने एक अच्छी जगह को भी चूज कर लिया है। और गाइस इस कंपनी को हम अब रन नहीं कर सकते, जिस वजह से इस पूरे कंपनी को हम माहा और उसके दोस्तों के हाथों में देने वाले हैं। लेकिन देने से पहले हमने माहा के ऊपर थोड़ा सा रिसर्च किया था। असल में माहा इतना गरीब नहीं हुआ करती थी। उसके डैड एक टाइम पर बहुत बड़े बिजनेसमैन हुआ करते थे, लेकिन उसके पार्टनर ने उन्हें धोखा देकर मार दिया था। लेकिन इन सब के बावजूद भी माहा ने अपने लिए एक छोटे से बिजनेस को स्टार्ट कर लिया था और प्रेजेंट टाइम में भी वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। लेकिन वो इस टाइम पर जिस प्रॉपर्टी को खरीदना चाहती है वो एक टाइम पर उन्हीं का प्रॉपर्टी हुआ करता था। लेकिन इसके बावजूद हम उसे परमिशन दे देते हैं, जिसे सुनकर माहा बहुत ही खुश होती है। लेकिन तभी यहाँ पर माहा के सारे दोस्त आने लगते हैं और एक यूनिक टी बैग को देने के बाद कहते हैं कि आप कितने अच्छे हो और आपके बगैर हमें यहाँ पर आने का कभी भी मौका नहीं मिल पाता। और हमारे जाने के बाद भी वो लोग हमेशा हमें मिस करने वाले हैं। अब माहा हमारे हेयर को क्लियर कर देती है। उसे पता नहीं था कि हमारे हेयर का कलर असल में व्हाइट है। अब यहाँ से जाते वक्त माहा थोड़ी सी जेलस होती है, क्योंकि इसके बाद से हमें सिर्फ टाट के साथ ही रहना पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद वो टुआतरे का अच्छे से ख्याल रखने के लिए कहती है और कहती है कि वो जब पहली बार टुआतरे से मिला था तो उसने उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया था। उसे पता था कि टुआतरे असल में माहा के माना को यूज करना चाहता है असासिनेशन के लिए। लेकिन इसके बावजूद उसे टुआतरे के साथ टाइम स्पेंड करने में बहुत ही मजा आया है। और तभी वो टुआतरे को अपने हाथ से बना एक डॉल को दे देता है और उसे वापस आने का प्रॉमिस करवा लेता है और कहती है कि अगर तुम मुझसे मिलने के लिए नहीं आते हो तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा होगा। जिसके बाद टुआतरे यहाँ से चला जाता है। और तभी माहा सोचती है कि उसके मन में टुआतरे के लिए जो फीलिंग्स मौजूद है वो शायद उसे कभी भी शेयर नहीं कर पाएगा। और तभी रास्ते में टुआतरे कहता है कि उन्हें जो डिलीवरीज का काम मिलता है उनमें से कुछ वो टाट को भी करने के लिए देगा, जिस वजह से उसे माहा के साथ मुलाकात करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन टाट उसे बता देती है कि माहा असल में उसके साथ नहीं बल्कि टुआतरे के साथ ज्यादा मिलना चाहती है। लेकिन ये सारी बातें माहा ने उसे बताने के लिए मना किया था। लेकिन तभी उनके घोड़ागाड़ी के सामने कई सारे स्पिरिचुअल्स पहुंच जाते हैं और तभी टाट अपने स्पीयर को एक्टिवेट कर लेती है और एक वुल्फ को मार देती है। दूसरे पर मैजिक टेक्निक को यूज करती है और तीसरे को अपने हाथों से मार देती
है। अब इन सारी चीजों को देख 230 इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि उसने पहले से बहुत ही इम्प्रूवमेंट कर लिया है। लेकिन यहाँ से जाते वक्त वो लोग देखते हैं कि उनके सारे खेत सोयाबीन के बन चुके हैं, जिसे हम असल में अपने मॉइस्चराइजर फैक्ट्री में यूज करते हैं। और तभी हमें आता देख यहाँ के सारे लोग एक्साइटेड हो जाते हैं और हमें थोड़े बहुत वेजिटेबल्स देने लगते हैं और डेली इतने सारे ऑर्डर देने के लिए शुक्रिया अदा कर लेते हैं। लेकिन 230 कहता है कि हम इस रीजन को और भी इम्प्रूव करने वाले हैं। अब हमारे वापस आने के साथ ही मॉम बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है और हमें गले लगा लेती है और कहती है कि दोबारा मुझे छोड़कर कहीं पर मत जाना, और कह देती है कि डैड ने हमें उनके स्टडी रूम में बुलाया है। और तभी डैड से मुलाकात करने के बाद डैड कहते हैं कि हम इस टाइम पर एक असली मर्द बन चुके हैं और कहते हैं कि जब उन्होंने मर्चेंट बनकर बड़े बड़े आदमियों से कांटेक्ट करने के लिए कहा था तो उन्हें पता नहीं था कि हम असल में इतने बड़े कंपनी को खड़ा कर देंगे। और इस टाइम पर इलिक बालर का नाम बहुत ही फेमस हो चुका है। लेकिन 230 कहता है कि इस काम में इलिक फैमिली ने उसकी बहुत ही मदद की है। लेकिन तभी डैड एक सीक्रेट बात को करने लगते हैं और कहते हैं कि वो इस टाइम पर एक ऐसे पोजीशन में आ चुके हैं कि वो चाहकर भी अपने जॉब को नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन 230 अपने लाइफ में किसी को भी नहीं मारा है। उसने पहली बारी में बस उसके डैड का हेल्प किया था और दूसरी बारी में उन्हें सारी चीजें ऑर्डर में दिया गया था। लेकिन अगर किसी को इन असासिनेशंस के बारे में पता चल गया तो उनका लाइफ खतरे में आ जाएगा। और कहते हैं कि अगर 230 चाहे तो अपने बाकी लाइफ को एक मर्चेंट की तरह बिता सकता है। लेकिन 230 कहता है कि वो अपना पूरा लाइफ सिर्फ एक असासिन बनना चाहता था और इतने एंड मोमेंट पर आकर वो अपने ड्रीम को नहीं छोड़ सकता। और कहता है कि वो विया के लिए कुछ अलग सा फील करने लगा है और वो उसी के साथ शादी करना चाहता है और इसके लिए उसे एक नॉवल फैमिली का हिस्सा रहना पड़ेगा। लेकिन इस रीजन को सुनकर उसके डैड यहाँ पर हंस देते हैं। अब हमारे लाइफ का सबसे पहला असासिनेशन का ऑर्डर दिया जाता है और हमें एक ऐसे आदमी को मारना पड़ेगा जो मिलिट्री के डिटेल्स को चुरा कर उन्हें ड्रग्स के बदले में बेच देता है और हम इस आदमी को जैसे चाहे वैसे मार सकते हैं। और तभी हमें गॉडेस के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर उनके सामने दुनिया का सबसे पावरफुल रैपर पहुँच जाता है और उसे भी सेम ऑफर दिया जाता है। लेकिन इस वर्ल्ड में रैप हर किसी को गाली की तरह लगता है। अब हम ये सारी बातें टाट को भी बता देते हैं और हमें पता चलता है कि इस ड्रग का नाम असल में वीसीन है। लेकिन उस आदमी को मारने से पहले हमें उसके बारे में कुछ डिटेल्स का पता होना जरूरी है, जिस वजह से कुछ कबूतरों की मदद से हम वहाँ के पास मैसेज को भेजने वाले हैं ताकि वो हमें कुछ डिटेल्स भेज सके। अब अगले दिन हम यहाँ पर सो रहे होते हैं, लेकिन तभी मॉम आकर कहते हैं कि वो इस काम में आज हमारी मदद करना चाहते हैं। लेकिन 230 कहता है कि मुझे तो किसी मदद की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी मॉम कहती है कि उसे टाट की मदद से पता चल चुका है कि हमने उस बेड पर उस टाइम पर क्या किया था और कहती है कि एक बार हमें भी दिखा दो, हमें भी तो देखने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन तभी टाट आकर कहती है आप लोग यहाँ पर क्या बात कर रहे हो, ये काम तो मुझे दिया गया है। जिसके बाद 230 के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचता है। जिसके बाद मॉम को हम इस रूम से निकाल देते हैं और अपना ड्रेस अप करने लगते हैं। लेकिन तभी मॉम यहाँ पर कहने लगती है कि अब तो हमारी उम्र होने वाली है और शायद ज्यादा दिनों तक जीने का भी मौका नहीं मिलेगा, जिस वजह से तुम्हें जल्दी से शादी कर लेना चाहिए। देखो हमने कुछ लड़कियों को ऑलरेडी चूज कर रखा है और उनमें से कौन सा तुम्हें पसंद आता है। लेकिन तभी टाट कहती है कि 230 भी बहुत ही छोटा है शादी के लिए और वैसे भी मेरे होते हुए उन्हें वाइफ की क्या ही जरूरत है। जिसे सुनकर मॉम टाट को ही 230 से शादी करने के लिए कहती है। लेकिन इसे सुनकर टाट बहुत ही शर्माने लगती है। लेकिन तभी 230 कहता है कि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और हम लोग कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकते। अब रात में हम लोग अपने सफर की तैयारी करने लगते हैं और बिना किसी दूसरे थॉट के रफ्तार से भरे इस सीक्रेट मिशन को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। अब 230 उस आदमी के टाउन में पहुंच जाता है और कोई कंफ्यूजन ना होने की वजह से हम उस आदमी को टारगेट 1 कहेंगे। अब इस शहर में आने के बाद वो लोग देखते हैं कि वॉर की वजह से इस गांव के वॉरियर्स का हालत बहुत ही खराब हो रखा है। लेकिन तभी एक लड़की आकर कहती है कि हम लोग यहाँ पर जैम को सेल कर रहे हैं, क्या आप हमसे थोड़े से जैम लेना चाहेंगे। अब टाट और 230 यहाँ पर लवर्स बनने का नाटक करने लगते हैं और थोड़े से जैम को ट्राई कर लेते हैं। लेकिन उनके पास ही में कुछ आदमी उनकी तरफ बढ़ने लगता है, जिस वजह से 230 और टाट मिलकर उन्हें बहुत ही आसानी से हरा देते हैं। जिसके बाद वो उन जैम के बकेट को भी यहाँ पर नीचे गिरा देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अंदाजा है इस जैम के अंदर क्या मिलाया गया है। लेकिन फिर भी वो लड़की रोते हुए इन जैम को उठाने लगती है। अब हम इस लड़की के घर में पहुँच जाते हैं जहाँ पर उसकी मॉम बहुत ही अजीब सा बिहेव करने लगती है और ड्रग्स के ना मिलने की वजह से वो अपना दिमाग का कंट्रोल खो रही है। लेकिन तभी 230 उन्हें पकड़ लेता है और एक टेक्निक का यूज कर लेता है, जिस वजह से उनका नशा यहाँ पर उतर जाएगा। जिसके बाद हम यहाँ से चले जाते हैं। अब घर में पहुँचने के बाद हमें पता चलता है कि ऑर्ना कंपनी की तरफ से हमारे लिए कुछ गिफ्ट्स आए हैं। लेकिन
इन्हीं के अंदर में असल में माहा का सीक्रेट मैसेज होता है। हमें पता चलता है कि हमारे टारगेट का नाम असल में वेंसर है और वो जिस ड्रग को बेचता है उसे फीस नाम के एक प्लांट से बनाया जाता है। अब इस प्लांट को खाने से ढेर सारे हार्मोन्स एक साथ निकलने लगते हैं, लेकिन उसका असर खत्म होने के बाद उन सभी का हालत उस लड़की के मॉम की तरह हो जाता है। लेकिन वेंसर का कनेक्शन बड़े बड़े फैमिली से होने की वजह से कोई भी उसके ऊपर उंगली नहीं उठा पाता है, जिस वजह से इस काम को अब टू अथॉरिटी को ही करना पड़ेगा। जिसके बाद हम माहा से मुलाकात कर लेते हैं और हमसे मिलने की वजह से माहा बहुत ही खुश होती है और कहती है कि मेरे ना होने की वजह से तुम्हारे और टाट के बीच में वो चीज करने का मौका तो मिल गया होगा ना। लेकिन टू अथॉरिटी कहता है कि हम सब लोग एक फैमिली है और हम लोग हमेशा वैसे ही रहने वाले हैं। लेकिन तभी माहा कहती है कि तुम इस वर्ल्ड के सबसे हैंडसम लड़के हो, तुम्हें कोई भी लड़की आसानी से मिल सकती है। वो अलग बात है कि हमें पता है कि तुम्हारा और विया का कनेक्शन चल रहा है, लेकिन तुम तो असल में एक नॉवल हो, तो तुम चाहो तो एक से भी ज्यादा शादी कर सकते हो और तुम्हें तो इस चीज का फायदा भी उठाना चाहिए। अब हम वेंसर के गाँव में पहुँच जाते हैं और ये गाँव भी खेती बाड़ी के ऊपर निर्भर है, जिस वजह से ये उतना बड़ा नहीं हो पाया है। लेकिन इसके बावजूद वेंसर का कैसल बहुत ही लाजवाब होता है और हमारे आने के बाद वेंसर की वाइफ बहुत ही हैप्पी हो जाती है क्योंकि अब उन्हें ऑर्ना के नए प्रोडक्ट को ट्राई करने को मिलेगा। और तभी वो दोनों कहने लगते हैं कि आप उस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो, तो आपको अगर ये प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो सभी को ये प्रोडक्ट अच्छा लग ही जाएगा। और इस मॉइस्चराइजर को ट्राई करने के बाद उन्हें अपना स्किन पहले से ज्यादा सॉफ्ट लगने लगता है और कहते हैं कि वो लोग हमेशा इतना अमीर नहीं हुआ करते थे, हाल ही में उनका बिजनेस इतना पॉपुलर हुआ है। लेकिन तभी यहाँ पर वेंसर खुद पहुँच जाते हैं उन दोनों से मुलाकात करने के लिए और यहाँ पर आने के साथ ही और कहते हैं कि आज रात को हमारे यहाँ पर पार्टी होने वाली है, तो आज रात ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना। जिसके बाद रात में अमीरों के पार्टी को ऑर्गेनाइज किया जाता है और सभी लड़कियों को ये मॉइस्चराइजर बहुत ही एक्साइटिंग लगता है। अब ये पार्टी बहुत ही खूबसूरत तरीके से बीतने लगती है, लेकिन तभी वेंसर आके कहता है कि लड़कियों के बीच में तुम बहुत ही पॉपुलर हो, तो तुम्हारे ऊपर लगता है नजर रखना पड़ेगा। जिसके बाद ये पार्टी एंड हो जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि उनका सिक्योरिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है और वेंसर की वाइफ से टू अथॉरिटी को पता चला है कि सोने से पहले वेंसर अपने छत पे वाइन को पीना पसंद करते हैं। और तभी दूर के पहाड़ में टू अथॉरिटी अपने गन और बुलेट को तैयार कर लेता है और टाट साइड में उसे प्रोटेक्ट कर रहा होता है। लेकिन तभी ये कैमो हवा को चीरते हुए वेंसर के सीधा सिर पे जाके लगता है और टू अथॉरिटी देखता है कि वेंसर की वाइफ उसे हक करके रोने लगती है और टू अथॉरिटी सोचता है कि आदमी बुरा नहीं है, बल्कि हालातों की वजह से उसे ऐसा करना पड़ा है। और तभी टाट उसे पीछे से हक कर लेती है क्योंकि इस चीज को देखकर टू अथॉरिटी सैड फील कर रहा था और उसे याद आता है कि वो पिछले लाइफ से कितना बदल चुका है, लेकिन उसे इस लाइफ को अब कंटिन्यू करना पड़ेगा। जिसके बाद टाट के साथ हम एक सीक्रेट ट्रेनिंग को करने के लिए गए थे, लेकिन टाट कहती है कि इस मिशन के दौरान उसे हमारे साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला था, जिस वजह से उसे ज्यादा अच्छा लगा। जिसके बाद हम एक आइलैंड पर पहुंच जाते हैं जहां पर माहा हमारी वेट कर रही होती है और हमें पता चलता है कि माहा ने असल में इस आइलैंड के बारे में एक न्यूज़पेपर में सुना था। लेकिन यहाँ से जाते वक्त माहा कहती है कि उसके पास एक गुड न्यूज और एक बैड न्यूज मौजूद है। उन्हें एक सीक्रेट टूल के बारे में पता चला है जिसे गॉड का वेपन कहा जाता है। ये वेपन इस टाइम पर टेंटे मैकनेस नाम के एक बंदे के पास है और शायद टेंटे ही असल में वो हीरो है जिसे मारने के लिए टू अथॉरिटी को यहाँ पर बुलाया गया है और वो लोग इस टाइम पर उस वेपन को पाने का ही डील कर रहे हैं। लेकिन बुरा न्यूज ये है कि स्वेगो कंट्री में वॉर छिड़ चुका है और विया के फैमिली ने इस वॉर में ज्वाइन कर लिया है और वो सब लोग असल में एक आदमी के सामने हार रहे होते हैं और उस आदमी का नाम है टेंटे मैकनेस, यानी कि जिसके पास ये वेपन इस टाइम पर मौजूद है। अब अगले दिन टू अथॉरिटी विया से मिलने के लिए पहुंच जाता है और विया उसके लिए कॉफी बनाने लगती है और वो यहाँ पर बहुत ही खुश लग रही होती है। और तभी टू अथॉरिटी उस वॉर के बारे में पूछ लेता है, लेकिन विया कहती है कि उनके बस कुछ मेंबर्स ने इस वॉर में ज्वाइन कर लिया है, लेकिन इस चीज से उनके राज्य को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन तभी टू अथॉरिटी टेंटे मैकनेस के बारे में बता देता है और कहता है कि उसने अगर यहाँ पर अटैक किया तो तुम्हारा बचना मुश्किल हो जाएगा और कहता है कि इलिक बालर की आइडेंटिटी को यूज करके वो लोग उन्हें यहाँ से निकल सकता है। लेकिन विया कहती है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, ये पूरा जगह मेरे फैमिली की तरह है और मुसीबत के टाइम पर मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकता। और वो इस फालतू बातों को छोड़ने के लिए कहती है और कहती है कि चलो हम बाजार में घूम कर आते हैं। अब विया भी हमारी तरह हेयर को ब्राउन कर लेती है और हम दोनों मिलकर बाजार में घूमने लगते हैं। और तभी टू अथॉरिटी कुछ यूनिक खाने के बारे में बताने लगता है जिन्हें वो दोनों ट्राई कर सकते हैं। लेकिन तभी टू अथॉरिटी को कुछ अजीब सा
फील होता है और वो सेंस कर पाता है कि यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद है उनमें से ज्यादातर वॉरियर्स हैं। लेकिन विया कहती है कि वॉर की वजह से ज्यादातर लोग अपने घर वापस आ चुके हैं। अब वो दोनों एक गेम को खेलने के लिए पहुँच जाते हैं। अब ट्रू ऑथर डे यहाँ पर एम को कर ही रहा होता है, लेकिन विया उसे रोक देती है और कहती है कि गेम के बीच में तुम मैजिक को यूज नहीं कर सकते, जिस वजह से ट्रू ऑथर डे महा को समझाता है कि किस तरीके से एम को किया जाता है। उसका पहला निशान चूक जाता है और दूसरा भी फेल हो जाता है, लेकिन तीसरी बारी में वो एक पांडा को जीत जाता है। और इस मैच को जीतने की वजह से विया बहुत ही हैप्पी हो जाती है और कहती है कि मैं बहुत ही थक चुकी हूँ और मुझे लजानिया खाने का मन कर रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गॉडेस के सामने दुनिया का बेस्ट कैमरामैन स्पॉन हो जाता है और उसे भी सेम ऑफर दिया जाता है। अब अगले वर्ल्ड में कैमरामैन एक पिक्चर को लेने की कोशिश तो करता है, लेकिन तभी उसके ऊपर से एक घोड़ा गाड़ी चला जाता है, जिसका मतलब है कि यह आदमी भी यहाँ पर फेलियर प्रूफ हो चुका है। अब यहाँ का लजानिया विया को पसंद तो आता है, लेकिन वो कहती है कि ट्रू ऑथर डे के हाथ का बना खाना उसे ज्यादा पसंद आता है और उसे हमारे हाथ का खाना खाने का मन कर रहा है, जिस वजह से ट्रू ऑथर डे उसे अगली बार अपने हाथ का खाना खिलाने का प्रॉमिस करता है। तभी यहाँ से जाते वक्त वो लोग एक बच्चे को देखते हैं जो अपने मॉम से भटक चुका है। तभी ट्रू ऑथर डे उस बियर की मदद से उस बच्चे से बात करने की कोशिश करता है और उसका प्रॉब्लम पूछने लगता है। और तभी विया अपने पावर का यूज करके रिको के मॉम को ढूंढने की कोशिश करती है और जल्दी उसे पता चल जाता है कि रिको की मॉम उनके पास ही में मौजूद है, जिसके बाद वो दोनों रिको को अपने मॉम से मुलाकात करवा देते हैं और इस काम को कर वो दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। और विया इस काम के बदले में उसे एक स्पेशल गिफ्ट देना चाहती है, जिस वजह से विया उसे हॉट स्प्रिंग में ले जाती है और वो दोनों ही अपने कपड़ों को उतारने लगते हैं और तभी विया उसे खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगती है। अब पूल में वो दोनों आपस में पानी को उड़ाने लगते हैं और ट्रू ऑथर डे उसे गहरी सांस लेने के लिए कहता है, जिससे वो पानी के ऊपर फ्लोट कर पाएगा। अब वो दोनों आपस में रोमांटिक टाइम को स्पेंड करने लगते हैं और तभी विया कहती है कि वो अपने टाउन को पसंद करती है और वो चाहकर भी इसे छोड़ नहीं सकती है और जल्दी उसके डैड भी वॉर से वापस आने वाले हैं, जिनका उसे ख्याल रखना पड़ेगा। जिसके बाद वो दोनों अपने रोमांटिक फीलिंग्स को एक साथ शेयर करने लगते हैं और आपस में हग कर लेते हैं। अब ट्रू ऑथर डे के जाने का टाइम आ जाता है और विया कहती है कि उसके जाने के बाद वो उसे बहुत ही मिस करने वाली है, लेकिन जाने से पहले ट्रू ऑथर डे कहता है कि वो उसे लजानिया खिलाकर ही रहेगा। लेकिन ट्रू ऑथर डे के जाने के बाद हमें पता चलता है कि ये सारी चीजें असल में एक छलावा होता है और उन लोगों ने वॉर का पूरा तैयारी कर रखा है। अब ट्रू ऑथर डे यहाँ पर विया के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन तभी टाट आकर उसे एक न्यूज दे देती है और हमें पता चलता है कि उनके पास एक जख्मी सोल्जर आया हुआ है और उससे पता चला है कि उन्हें विया बिकोने को मारने का ऑर्डर मिला है। लेकिन तभी ट्रू ऑथर डे कहता है कि विया तो असल में नोबल फैमिली का हिस्सा है, तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, और अगर इस अटैक के बारे में बाकी नोबल फैमिली को पता चल गया तो हमारा लाइफ खतरे में आ जाएगा। लेकिन डैड कहते हैं कि आज से कुछ टाइम पहले स्वेगो में जिस वॉर को लड़ा गया था वहाँ पर विया के डैड हार गए थे, जिस वजह से उनका ज्यादातर प्रॉपर्टी उनके ओपोनेंट के पास जा चुका है। लेकिन वो लोग इस टाइम पर पूरे कंट्री में कंट्रोल पाना चाहते हैं, जिस वजह से वो लोग विया को मारना चाहते हैं। और विया इतनी अच्छी है कि उसने पूरे कंट्री को ही अपने साथ फाइट करने के लिए मना लिया है और शायद वो लोग इस बैटल को जीत भी जाए, लेकिन वो लोग ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकते हैं। और यही न्यूज ये सोल्जर हमें यहाँ पर देने के लिए आए थे और तभी हमें पता चलता है कि असैसिनेशन के ऑर्डर को विया के डैड ने ही हमें दिया है और वो लोग असल में विया को मारने नहीं वाले हैं, बल्कि उसे मारने का नाटक करने वाले हैं। लेकिन ये चीज उनके रूल के खिलाफ है, जिस वजह से ट्रू ऑथर डे इस ऑफर को रिजेक्ट भी कर सकता है, जिस वजह से ट्रू ऑथर डे के डैड को वहाँ पर जाना पड़ेगा। लेकिन उनके पावर कम होने की वजह से वो ट्रू ऑथर डे को ही वहाँ पर जाने का रिक्वेस्ट करते हैं। अब ये सारी चीजें रूल के खिलाफ होने की वजह से ट्रू ऑथर डे इस ऑफर को लेना नहीं चाहता था, लेकिन वो फिर से अपने काम को अपने फीलिंग से ऊपर नहीं रखना चाहता था, जिस वजह से वो इसे एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि इस जॉब को लेने के लिए उसके पास 3 रीजन है। पहला, विया ने उसे मैजिक टेक्निक सिखाया है। दूसरा, विया से ट्रू ऑथर डे शादी करने वाला है। और तीसरा, ट्रू ऑथर डे ने उसे प्रॉमिस किया था कि जब भी उसे मदद की जरूरत होगा ट्रू ऑथर डे उसका मदद करने के लिए पहुंच जाएगा। और तभी डैड कहते हैं कि हमारे इतने कड़े रूल्स होने के बावजूद उन्होंने भी हमारे रूल्स को एक बार ही तोड़ा था हमारी मॉम के लिए, और बताते हैं कि मॉम असल में बिकोने फैमिली का ही हिस्सा है और इसी वजह से हम तीनों के हेयर कलर सिल्वर व्हाइट है। लेकिन उन्होंने सोचा नहीं था कि हम भी उनकी तरह सेम काम को करेंगे। अब हमारे पास टाट पहुंच जाती है और कहती है कि वो हमारा मदद करना चाहती है, लेकिन ट्रू ऑथर डे कहता है कि हमें 300 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, जो कि तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल है। लेकिन टाट कहती है कि वो हमारे साथ नहीं जाने वाली, वो तो हमारे माना को बचाने में मदद करने वाली है। जिसके बाद वो अपने विंड स्पेल का यूज करके हमें तेजी से ले
तेज आने लगती है। अब हमारे फुल तेजी की वजह से सामने का विंड फोर्स हमारे ज्यादातर माना को वेस्ट कर देता है, लेकिन इस सील की वजह से नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो रहा है और हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन इतने सारे प्रेशर को सहने की वजह से टाट को यहाँ पर तकलीफ होने लगती है और वो मन में सोचती है कि आज से कुछ साल पहले टू अथर्डे ने उसके लाइफ को बचाया था खुद के फायदे के लिए। अब दूसरे लोगों को ये चीज बुरा तो लग सकता है, लेकिन इससे पहले टाट को किसी की भी जरूरत नहीं थी, जिस वजह से टू अथर्डे का मदद करके उसे अंदर से अच्छा फील होता है। लेकिन तभी यहाँ पर बारिश भी स्टार्ट हो जाता है, जिस वजह से सील का प्रेशर और भी बढ़ जाता है। अब टू अथर्डे उसे रोकने के लिए तो कहता है, लेकिन टाट अपने पूरे पावर को यूज करने लगती है और तभी टाट सोचती है कि टू अथर्डे ने अपने लाइफ में काफी सारी चीजों को अचीव कर लिया है, जिनके लिए उन्हें एक टूल की जरूरत है और वो और कुछ बन सके या ना सके, लेकिन वो टू अथर्डे के लिए एक अच्छा टूल बनना चाहती है। लेकिन तभी टाट का सील यहाँ पर टूट जाता है और टू अथर्डे उसे तेजी से पकड़ लेता है। अब टाट यहाँ पर बुरी तरीके से रोने लगती है और कहती है कि इससे आगे वो बढ़ नहीं सकती है, लेकिन टू अथर्डे कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। जिसके बाद टू अथर्डे अपने जर्नी में अकेले ही आगे बढ़ने लगता है, जिसके बाद टाट और भी बुरी तरीके से रोने लगती है क्योंकि टू अथर्डे कभी भी उसका नहीं हो पाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गॉडेस के सामने दुनिया का बेस्ट टीचर स्पॉन हो चुका है, लेकिन इसे हीरो को पढ़ाने का काम दिया जाता है। एक और तरफ टू अथर्डे के डैड मॉम से कह रहे होते हैं कि हमारा बेटा बहुत ही पावरफुल है और इस अटैक को सिर्फ वही ही रोक सकता है। अब टू अथर्डे यहाँ पर आने के बाद देखते हैं कि विया के ओपोनेंट में 1500 से भी ज्यादा सोल्जर्स मौजूद है, जिनमें से कई सारे तो मैजिक यूजर्स भी होते हैं, लेकिन इनका सामना करने के लिए विया के पास सिर्फ 200 ही मेंबर्स होते हैं। लेकिन टू अथर्डे ये नहीं समझ पाता है कि इतने सारे सोल्जर्स होने के बावजूद वो सब लोग कैसल पर अटैक क्यों नहीं कर रहे हैं। और तभी टू अथर्डे तेजी से एक पोजीशन में जाकर जितने भी मैजिक यूजर्स होते हैं उन सभी को हेडशॉट मारने लगता है, जिसके बाद वो सब लोग डिफेंस मोड में पहुंच जाते हैं और टू अथर्डे की तरफ फायर करने लगते हैं। और तभी टू अथर्डे नोटिस करता है कि सारे मैजिक यूजर्स को पीछे रखा गया है, जबकि उन्हें सबसे फ्रंट में होना चाहिए था, जिसका मतलब है कि टाट यहाँ पर गन का यूज कर रहा है, जिस वजह से ये लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे। और तभी टू अथर्डे अपने मैजिक पावर का यूज करके उन सारे सोल्जर्स का बातें सुनने लगता है और उसे पता चलता है कि यहाँ पर ज्यादातर लोग घबराए हुए हैं। और टू अथर्डे ने यहाँ पर माना स्टोन को भी लाया था, जिसमें अपने मैजिक को यूज करके एरोस को शूट करने की वजह से यहाँ पर बहुत बड़े ब्लास्ट होने लगते हैं, लेकिन इन ब्लास्ट के खिलाफ लड़ने का उनके पास कोई भी तजुर्बा नहीं होता है। जिसके बाद टू अथर्डे टाट को नोटिस कर लेता है, लेकिन यहाँ पर बम्बार के फायदे को उठाकर सारे सोल्जर्स यहाँ पर आगे बढ़ने लगते हैं। जिसके बाद टू अथर्डे के आगे बढ़ते हुए यहाँ पर एक लड़की के बॉडी को नोटिस कर लेता है और अपने पावर का यूज करके विया के रूम तक जाने का रास्ता पता लगा लेता है। जिसके बाद एक बड़े से बैग को लेकर वो विया के रूम में पहुंच जाता है और विया को देखने के साथ ही उसे हग कर लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ईफा महा के पास एक लेटर को लेकर पहुंच जाती है, जिसे देखने के बाद महा कहती है कि ये लेटर तो उसे टू अथर्डे के पास भेजना पड़ेगा। अब हमें फिर से गॉडेस के सीन को दिखाया जाता है और वो प्राइम पावर से कहते हैं कि दुनिया के जितने भी टॉप क्लास लोग थे उन सभी के सोल को उसने इस वर्ल्ड में रीइंकार्नेट कर दिया है, लेकिन देख के ऐसा लगता है कि इनमें से कोई भी हीरो को नहीं हरा सकता है, जिस वजह से वो प्राइम पावर से हेल्प मांगते हैं। जिसके बाद प्राइम पावर दुनिया के सबसे पावरफुल सोल को भेज देते हैं, जो कि असल में टू अथर्डे का होता है। अब टू अथर्डे के इस सीन को देखने के बाद विया के डैड उससे हैंडशेक कर लेते हैं और कहते हैं कि उन्होंने ही विया को असासिनेट करने का ऑर्डर दिया था। और तभी टू अथर्डे कहता है कि वो इस रूम में आग लगा देने वाला है, जिससे सभी को ऐसा लगेगा कि विया ने अपने आप को खत्म कर लिया है और इसीलिए उसने उस लड़की के बॉडी को यहाँ पर लाया था। दूसरी तरफ विया के डैड उन सभी सोल्जर्स के ध्यान अपनी तरफ खींचने वाले हैं ताकि उनके सोल्जर्स यहाँ से भाग सके, जिसके कुछ दिनों बाद वो लोग यहाँ पर फिर से अटैक करने के लिए आएंगे। लेकिन इससे पहले विया को सभी को एक मैसेज देना पड़ेगा। अब विंडो को खोलकर विया अपना मैसेज देने के लिए जा ही रहा होता है, लेकिन तभी टू अथर्डे को यहाँ पर बहुत ही अजीब सा फील होता है। और ऐसा फीलिंग पिछली बार उसे तब हुआ था जब उनका प्लेन क्रैश करने वाला था और उस सैटेलाइट ने उन्हें डिटेक्ट कर लिया था और तभी उनके कैसल में बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन ठीक मोमेंट पे टू अथर्डे ने विया को बचा लिया था और तभी हम देखते हैं कि टेंटे मैग्नेस यहाँ के सारे सोल्जर्स के ऊपर अपने वेपन से अटैक करने लगता है और हम देखते हैं कि टेंटे के पास बहुत ज्यादा माना होता है, जिस वजह से हम अपने सबसे पावरफुल वेपन की मदद से मैग्नेस के ऊपर फायर कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि इतने बड़े अटैक के बावजूद मैग्नेस पूरे पावर के साथ खड़ा होता है और तभी मैग्नेस को देखने के बाद विया के डैड हमें यहाँ से जाने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि ये वही आदमी है जिसने अकेले ही उस पूरे
वॉर को जीता दिया था। और तभी मैग्नेस कहता है कि उन्हें हमारा पावर बहुत ही पसंद आया है, जिस वजह से वो हमारे साथ 1v1 करना चाहते हैं और अगर हम जीत जाते हैं तो अपने सेना को लेकर यहाँ से चला जाएगा। दूसरी तरफ ट्रूथ डे के डैड वायलिन बजा रहे होते हैं और उसकी मॉम ट्रूथ डे का वेट कर रहे होते हैं और तभी मॉम एक सीक्रेट लेटर को लेकर डैड के पास पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ मैग्नेस कहता है कि मुझे मेरे लायक वर्दी ओपोनेंट कभी भी नहीं मिला था, तो तुम यहाँ से जाने का कोशिश बिल्कुल भी मत करना। दूसरी तरफ ट्रूथ डे कहता है कि उसने अपने सबसे पावरफुल टेक्निक को ऑलरेडी यूज कर लिया है, तो वो किसी भी कीमत पर उसे डुओ पे हरा नहीं सकता। जिसे सुनकर विया उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन तभी ट्रूथ डे एक और वेपन को समन कर लेता है और अपने पावर को यूज करके कहीं पर तो भेज देता है। और तभी ट्रूथ डे कहता है कि मैं कोई हीरो नहीं हूँ, बचपन से मुझे असासिनेशन के लिए ट्रेन किया गया है, तो आज भी मुझे वही ही करना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर ये असली हीरो होता है तो उस डीमन को भी हमें ही हराना पड़ेगा। जिसके बाद हम मैग्नेस के पास बैटल करने के लिए पहुंच जाते हैं और हमारे वेपन से जितना भी उसे डैमेज हुआ था उन सभी को उसने रिकवर कर लिया है। और तभी ट्रूथ डे मन में किसी चीज का काउंटिंग कर रहा होता है और टाइम को वेस्ट करने के लिए कहता है, अगर मैं इस बैटल को हार जाता हूँ तो क्या होगा। मैग्नेस कहता है कि तुम्हारे क्वीन के साथ साथ ये पूरा कैसल हमारा हो जाएगा। और तभी ट्रूथ डे सारे सोल्जर्स को दूर में जाने के लिए कहता है क्योंकि उनका अटैक बहुत ही बड़ा होने वाला है। और तभी मैग्नेस भी अपने सेना को पीछे जाने के लिए कहता है और हम देखते हैं कि इस बैटल को गॉडेस भी देख रहे होते हैं। अब मैग्नेस अपने पूरे पावर को एक्टिवेट कर देता है और ट्रूथ डे के काउंटडाउन में भी बस थोड़ा सा ही टाइम बचा हुआ है। जिसके बाद ट्रूथ डे यहाँ पर फाइनल टॉस को कर देता है और कहता है, मैं कोई वॉरियर नहीं हूँ, मुझे कोई बैटल नहीं करना है, मुझे बस इस मैच को जीतना है। और तभी यहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है जिसे कोई भी संभाल नहीं पा रहा होता है। अब यहाँ पर क्या हुआ है वो आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन ये असल में इंसानों का ही बनाया हुआ एक टेक्निक है जिसमें मेटल के रॉड को स्पेस से छोड़ने की वजह से वो अर्थ की तरह बहुत ही तेजी से आने लगता है। और आपको याद होगा कि विया ने हमें पास्ट में एंटी ग्रेविटी स्पेल को सिखाया था, जिसकी मदद से हमने इस बड़े से वेपन को स्पेस में भेज दिया था और अपने पावर का यूज करके इसे धरती की तरफ खींच रहे थे, लेकिन इसके जलने का भी बहुत हाई चांस था, जिस वजह से हमने विंड मैजिक का यूज करके इसे यहाँ पर बचा लिया था। लेकिन इसे यूज करने के लिए आपका टारगेट बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जिसके लिए आप लोगों को याद होगा कि हम एक आइलैंड पर गए थे और उसी आइलैंड पर हमने इसका ट्रेनिंग भी किया था। कुल मिलाकर एक बहुत बड़े असासिनेशन के प्लान को हमने यहाँ पर सक्सेसफुली कर लिया है, लेकिन हमारे इस बड़े से अटैक पावर की वजह से हम किसी दूर में जाकर गिर जाते हैं, जिसके बाद हम अपने आप को हील करने लगते हैं, लेकिन इसी के दौरान हम यहाँ पर बेहोश हो जाते हैं। अब अगले दिन हम देखते हैं कि सारी चीजें नॉर्मल हो चुकी है और विया के हमें हक कर लेती है और विया कहती है कि इस वॉर में तुम्हारा कोई फायदा नहीं था, तो तुम मुझे बचाने के लिए क्यों आए थे। और तभी ट्रूथ डे उस स्टोन को दिखा देता है जिसे विया ने ही उसे दिया था और कहता है कि भूल गई, मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था। जिसके बाद ट्रूथ डे फाइनली विया को किस कर लेता है। अब सारे वॉरियर्स अपने घर जाने लगते हैं और ट्रूथ डे विया को अपने घर लेकर जाता है। दूसरी तरफ महा की वजह से हमारे मॉइस्चराइजर का काम बहुत ही अच्छा चल रहा है, जिसके बाद इस काम को कंप्लीट करने की वजह से डैड हमारी तारीफ कर देते हैं और कहते हैं कि विया को इस टाइम पर सेफ रखने के लिए उसे हमारे बहन के तौर पर यहाँ पर ही रहना पड़ेगा। और हमें पता चलता है कि महा ने उस टाइम पर जिस लेटर को भेजा था वहाँ पर लिखा गया है कि हीरो इस टाइम पर एल्वेन किंगडम में मौजूद है, जिसका मतलब है कि टेंटे असल में वो हीरो नहीं था और लॉर्ड एपोना रियनेन इस वर्ल्ड का असली हीरो है। और गाइस इसी के साथ हमारा वीडियो यहाँ पर खत्म हो जाता है। कमेंट करके बताना कि ये वाला एपिसोड आपको कैसा लगा और इसके अगले पार्ट में आपको हीरो के बारे में काफी सारे डिटेल्स पता चलने वाले हैं, जिन्हें जानकर आपको मजा ही आ जाएगा। तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिखना मत भूलना और इस वीडियो का लाइक एम है 3 के लाइक्स उसे भी कंप्लीट कर देना। और अगर आपको इस टाइम पर कोई खतरनाक सा एक्शन एनिमे देखने का मन कर रहा है तो इस वाले वीडियो को देख सकते हो, आपको मजा आ जाएगा।